आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। लिखा है निश्चित कूट में टेबल को UCEPG लिखा गया है, तो चेयर को क्या लिखा जाए? और समझा जाए, टेबल TABLE को लिखा गया है UCEPJ, तो हमें बताना चेयर को क्या लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखिए क्या है ये, 20 21 1 और 3 2 और 5। आप देख रहे हो, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, इसमें 4 जोड़ा जा रहा है, इसमें 5 जोड़ा जा रहा है। हम लोग इसे जोड़ देंगे। आपको मैंने पहले बता दिया A फार्मन B फार्मन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा। देखो C1 C3 है तो 3 के बदले 4 लिख दोगे, 4 मतलब D। H 8 है, 8 में 2 जगह मिला दो, 8 2 10। DJ कहीं दिख रहा है? वाव, एक ही जगह दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है DJ। आप समझ रहे? C में एक मिला 4 हुआ और 8 में 2 मिला 10 हुआ और DJ हमारा मिल गया, एक ही बार में मिल गया, हमारा उत्तर आ गया। पूरा जरूरी नहीं कि सारे सवाल आपको लगाना है। ये देखो क्या है लिखा 28, इसमें एक जगह खाली स्थान दिया, उस खाली स्थान को भरना है। ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 28 लिखा हुआ है, अगर इसको हम जोड़ कर लिखें तो क्या है, 5 1 6 3 2 5 56 दिख रहा है। अब ये तो हमें नहीं मालूम है, अब चलो इसके बारे में सोचें ये क्या है। आओ पहले जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 12, 1 4 3 7 2 9 2 11 112, मतलब ये 28 चौके 112। आप देख लो ये 28 का पहाड़ा जैसा लग रहा है, 28 के 28 4 गुना 56, 28 दिया नहीं मालूम, 28 चौके 112, यानी 28 गुणा 3 यहाँ हो सकता है। 28 गुणा 3 करोगे तो ये आ जाएगा 84, यानी हमको 84 चाहिए और हमारे पास है कितना, 22 और 34 है। अगर 22 और 34 है तो हम 84 में से 22 प्लस 34 को माइनस कर दें, 4 2 6 और 3 2 5 56 घटा दें, क्या मिल जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8 मिलेगा और 7 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा, 28 मिल जाएगा। बी विकल्प हमारा सही जा रहा है, यानी ये 28 का पहाड़ा दी गई। ठीक चला, आप मैसेज जरूर करें। मैसेज में देखो अभी मैं मैसेज सारे पढ़ता हूँ। तो भाई ने कहा कि आवाज़ कम आ रही है। देखो आवाज़ कम क्या है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे उसको कान में लगा के, बहुत ज़्यादा शोर की जरूरत नहीं है, मैं जान लीजिए आप। जैसे मेरी कोशिश है कि आवाज़ साफ पहुँचे, तो आवाज़ साफ पहुँच रही होगी। यहाँ लिखा हुआ 4 गुणा 6 बराबर 18 12, फिर लिखा है 5 गुणा 8 बराबर 24 15, फिर लिखा है 6 गुणा 9 बराबर 27 18, तो पूछा गया है 7 गुणा 6 बराबर क्या होगा। तो पहले समझते हैं क्या है ये। 4 3 12, 6 3 18, अच्छा 5 1 15, 8 3 24, वाओ, 9 3 27 और 6 3 18, सब 3 गुना ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 3 18 और 7 3 21, हमारा उत्तर 18 21 हो जाना चाहिए। कहीं दिख रहा, पहला ही विकल्प 18 21 दिख रहा है ना। अच्छा है, जैसे आपके सामने कुछ दिया जाए उसको ठीक से समझिए पहले, और समझने के बाद निर्णय ले लीजिए। यकीन मान लीजिए जो निर्णय लेंगे आप अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न है, एक महिला ने अपने पति से एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा उसके भाई के पिता ना, देखो ये जो पुरुष है पुरुष का कोई भाई है, उसके भाई का जो पिता है, कहता है परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अच्छा, जो पिता हैं वो मेरे क्या हैं, मेरे दादा कौन होते हैं, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र हैं तो एक आदमी होगा, ये इकलौते पुत्र हैं तो एक आदमी हो गया। अगर एक आदमी हो गया तो इनके ये दोनों बच्चे हो गए, ये बच्चे हो गए, ये महिला है, ये पुरुष है, तो पुरुष महिला के बीच में क्या संबंध है। अगर एक पुरुष एक महिला है और उसके सेम पिताजी हैं, इसका मतलब दोनों में कौन सा रिश्ता हो गया, भाई बहन का हो गया। आपका दूसरा विकल्प सही चला गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक मामला है
लिखा 41 माइनस 32 बराबर 55। अच्छा, 41 माइनस 32 बराबर 55 दिया हुआ है। फिर 42 माइनस 34 बराबर 76 दिया है। फिर 53 माइनस 13 बराबर 48 दिया है। तो आपसे पूछा गया है 33 माइनस 22 क्या है। आओ समझा जाए क्या है ये। 4 1 5 5 5, देखो ये भी 5 ये भी 5, 4 2 6 6, 4 3 7 7, वेरी गुड, 5 3 8 8, 3 1 4 4, अच्छी बात। तो ये जो पहला अक्षर है 3 3 6 और 2 2 4 क्या होना चाहिए 46, जोड़ा जा रहा है, सी विकल्प सही। देखो इन्हीं पदों को जोड़ो। देखो यही है रीजनिंग और मैथ का अंतर। मैथमेटिक्स के पीछे का लॉजिक ढूंढता है कि ऐसा क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, लेकिन रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं सोचता। रीजनिंग सोचता है कि हम जैसे लगा ले जाए, है ना। तो जो सब में हो रहा है, यानी जो गुण उनका है, कॉमन गुण अगर पता चल जाए आपको, बस वही फायदा है, वही इतना करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जो संबंध 3 और 11 के बीच है वही 7 और निम्न में से किसके बीच में। 3 और 11 के बीच में आपको क्या संबंध दिख रहा है। 3 और 11 के बीच में संबंध दिख रहा होगा, 3 3 9 किया जाए और प्लस 2 किया जाए तो 7 का भी वही संबंध देख लो, 7 7 49 और प्लस 2 कितना हो जाना चाहिए 51। कहीं है तो भाई चौथा विकल्प है, अच्छी बात। 7 स्क्वायर प्लस 2 कर रहे हो आप, 51 आ रहा है, अच्छी बात। सवाल बड़े नहीं है ना, ये बात ध्यान में समझिए, बड़े नहीं है, आसानी समझा जा सकता है। इन संख्याओं का बहुलक बता दो। बहुलक माने जो बहुत बार आया हुआ है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा, मैं लिख दूं 016, फिर क्या है 7237 072 667 507, बहुलक पूछा गया। तो भाई मैं देख रहा हूं कि इसमें 7 तो बहुत बार आया है, वाव, 5 बार आया हुआ। 7 अगर बहुत बार आया है, बहुलक और क्या हो सकता है, 7 ही हो सकता है। बहुलक का मतलब फैशन होता है, जो बहुत चल रहा हो वही फैशन है ना। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। यदि पहली 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य m और n है, पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती, पहली 10 अभाज्य संख्याएं, और देखा जाए पहली 10 अभाज्य संख्याएं देखें तो आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। माध्यिका और माध्य में अंतर बता दो ना। माध्यिका m है, यह है माध्यिका, कैपिटल M है, और जो माध्य है वो स्मॉल m है। तो इनके बीच में संबंध देखना कौन बड़ा है। तो पहले माध्यिका देखते हैं। माध्यिका ये आरोही क्रम में ही लिखा है। अगर कोई संख्या आरोही क्रम में लिखी होती है तो माध्यिका में 10 पद है, 10 का आधा करो 5, और 5वां पद और 6वां पद जोड़ के आधा करो तो 1 2 3 4 5, 5वां पद 6वां पद यही है 11 और 13। तो इन दोनों का अगर हम आधा करेंगे तो 11 प्लस 13 बटा 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 12, यानी हमको कैपिटल M की वैल्यू पता चल चुकी है। आओ स्मॉल m की वैल्यू पता करें। स्मॉल m के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। आओ जोड़ें, 2 3 5 5 10 7 17 1 18 18 3 21 और 7 28 28 और 9 37 37 3 40 9 49, हासिल 4 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 129 और बटा 2 बटा 10, ये कितना हो जाएगा 12.9। भैया जी स्मॉल m तो ज्यादा आ गया ना, स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई 12.9, और ये कैपिटल M की वैल्यू आ गई 12। कौन सा उत्तर सही होना चाहिए, तीसरा। तीसरा उत्तर क्या है, इस कैपिटल M इज लेस देन स्मॉल m। देखो कैपिटल M इज लेस देन स्मॉल m, तो ये करके हमको पता चल गया। तो इसी बहाने आपने माध्यिका निकालना देख लिया, बहुलक निकाल, और वो देखिए आप समांतर माध्य देख लिया, उसके पहले वाले सवाल में बहुलक भी देख लिया। माध्य माध्यिका बहुलक ये आना ही आना है ना। आइए अगला प्रश्न है, देखो फिर माध्य की बात। देखो x1 x2 x3, देखो 3 संख्याएं मेरे सामने हैं, 1 2 3, इसका नाम x1, इसका नाम x2, इसका नाम x3 है ना।
कह रहे पहली दो संख्याओं का माध्य 15.5 7.5 है, तो इन दोनों का माध्य जब हम निकालते हैं तो 2 गुणा 7.5 बराबर 15 आता है। और अगर तीनों का निकालें एक साथ तो तीन संख्याएं हैं उनका माध्य 8 बताया जा रहा है, तो 24 हो जाएगा। तो भाई मेरे अगर हम 24 में से 15 माइनस कर दें तो थी की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं सी की वैल्यू यानी x3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताओ 15 5 20 4 24 5 4 9 9 कहीं दिख रहा? पहला विकल्प आपका सही जा रहा। क्लियर हो रहा? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 12 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। उस व्यक्ति एक व्यक्ति उस कमरे में 14 मीटर 12 मीटर 13 मीटर 15 मीटर लंबी राड लगाना चाहता है। उस कमरे में अधिकतम कितनी राड लगाई जा सकती है? हमारे राड की लंबाई क्या है? 14 मीटर है, 12 मीटर है, 13 मीटर है, 15 मीटर। इतने प्रकार का राड हमारे पास उपलब्ध है और कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 12 4 और 3। आप जानते होंगे कि कमरे के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े रॉड की लंबाई क्या हो सकती है? ये जो विकर्ण होता है ना, यही विकर्ण पता चल जाए। तो विकर्ण पता कैसे चल सकता है? उसके लिए हमको एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फार्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 9 25 144 कितना हुआ? 169। 169 के बदले 13, यानी इस कमरे में अधिकतम 13 मीटर लंबाई रॉड रखा जा सकता है। तो ये रॉड तो रख ले जाएंगे और यह भी रॉड रख ले जाएंगे, यानी ये दोनों नहीं रख पाएंगे, 14 15 नहीं हो पाएगा, लेकिन 12 13 दो रॉड रख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया कितनी रॉड रख सकते हैं, तो हम कहेंगे 2 रॉड रख सकते हैं। अच्छा है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा बताइए, कितने आसानी से आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी गोलार्ध और शंकु के आधार बराबर है, यदि इनकी ऊंचाई भी समान है तब इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। गोलार्ध, देखो ये गोलार्ध है और ये शंकु है, इसी के ऊपर रखा है और कह रहे हैं इनकी ऊंचाई भी समान है। देखो ये आर है, ये भी आर है। अगर ये दोनों आर है तो हमें सबसे पहले यल निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं यल निकालने की व्यवस्था क्या होती है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, तो 2r स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 2r बन जाएगा। ठीक, अब क्योंकि गोलार्ध पहले लिखा है तो गोलार्ध हम पहले लिखेंगे। गोलार्ध का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल नहीं केवल वक्रतल का क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु की वक्रपृष्ठ की त्रिज्या होती है पाई आर यल, पाई आर और यल की जगह क्या लिख देंगे? अंडर रूट 2r। पाई से पाई कैंसल और इस आर गुणा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। ऊपर केवल 2 बचा, नीचे रूट 2। ऊपर वाले 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और नीचे वाला अंडर रूट 2 था ही, एक दोनों कट ही जाएगा। अंडर रूट 2 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, यानी अंडर रूट 2 अनुपात 1। आपका उत्तर आ गया। दोनों के बीच कैसा संबंध हुआ? अंडर रूट 2 अनुपात 1 का। आगे बढ़ जाए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 32 है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ। देखो समचतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता है, तो कह रहे हैं कि ये 32 है और ये 24। अगर ये 32 है तो यहां से यहां तक 16 हुआ आधा, ये 24 है तो यहां से यहां तक 12 हुआ आधा, और ये जो है समकोण त्रिभुज बनता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा 12 एक भुजा 16 है तो उसका कर्ण बताओ। तो 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, 144 और 256 जब हम जोड़ते हैं तो ये बनता है 400, और जब हम 400 का वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और आपका उत्तर आ गया 20 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम ठीक से पढ़ लीजिए, उस पर कई सवाल बने हुए हैं। अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभावित मान बता दो। देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 लिखा हुआ, इसको दो भागों में तोड़ दो, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट, और ये लिख दे के हम 13 गुणा 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 13 दिख रहा है और एक्स माइनस वाई बराबर 1 दिख रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 14, यानी x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमसे पूछा गया है उनके वर्गों को जोड़ के बताओ। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36,
दोनों को हमें जोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो 9 6 15, 4 3 7 1 8, 85 आएगा। आपका बी विकल्प सही जा रहा है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सफलता के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा सफलता की कुंजी है। बहुत अच्छी बात, दोनों सत्य है और दोनों सही व्याख्या है, इसमें क्या शक किया जा सकता है? शिक्षा सफलता की कुंजी है कि नहीं? अच्छी बात। अगला प्रश्न, शादी के समय, विवाह के समय किसी दंपत्ति की औसत आयु 23 साल है और 5 वर्षों के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। अब इस परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? अच्छा, शादी के समय दंपत्ति की जो है औसत आयु थी 23 साल, तो अगर 5 साल बीत चुका है तो 23 5 28 हो गई होगी। अब वो जो पति पत्नी थे उनकी औसत आयु इस समय 28 हो चुकी होगी, तो 2 गुणा 28 बराबर इस समय 56 साल के हो गए होंगे। और जब 23 थे, 23 दूना 46 थे पहले, और चूंकि 5 साल बीत चुका है तो 5 साल दोनों बढ़े होंगे, तो 46 से 56 साल दोनों की उम्र हो गई। अब करें एक बच्चा भी आ गया उनके पास, अगर एक बच्चा भी आ गया तो 56 साल के वो लोग हैं, अब ये मिलकर 57 साल हो गए होंगे। लेकिन अब सदस्य कितने हो गए होंगे? 3। औसत पूछा गया है, तो बताओ 19 आ गया कि नहीं? 57 साल, पति पत्नी प्लस बच्चा मिलकर 57 साल के हो गए और कुल 3 लोग हैं, तो भैया 19 साल उनकी औसत आयु मिल जाएगी। यही पूछा गया था कि अब बताओ इस परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो 19 हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी कार्य को 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और समान कार्य को 10 बच्चे पूरा करने में 14 दिन लगाते हैं, तो इसी कार्य को 5 महिलाओं और 10 बच्चों द्वारा पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखो, अगर 10 महिलाएं 7 दिन में कर सकती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं, तो इसको हम तुलना करा सकते हैं, और 7 के 7 7 दूनी 14, इसका मतलब हुआ 1 वुमेन बराबर 2 बच्चा। अब जैसे आपको मिला 1 वुमेन बराबर 2 बच्चा, तो अब हम काम बच्चों से कराएंगे। देखो, हम 10 बच्चा लगा देंगे, पूरा काम 14 दिन में खत्म होगा, तो 10 गुणा 14 टोटल काम हो जाएगा। अब इस टोटल काम को कौन करेगा? 5 महिला और 10 बच्चा करने आए। आप जानते हो 1 महिला माने 2 बच्चा होता है, तो 5 महिला माने 10 बच्चा हुआ, 10 बच्चा प्लस 10 बच्चा 20 बच्चा। बताओ 20 बच्चा इस काम को कई दिन में कर पाएगा? भाग दीजिए, 10 दूना 20, 2 से काटो, 2 सते 14, यानी 7 दिन में वह काम खत्म हो जाएगा। आपका डी विकल्प सही जा रहा है। तो आप जो है मैसेज में कोताही ना करें, है ना? पहले तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाएं। देखो, जितना बढ़िया आप मोटिवेशन देंगे, हमारे लिए मोटिवेशन मायने रखता है, एनर्जेटिक रहना पड़ता है दिन भर। तो ऐसी कंडीशन में कि आप जितना बढ़िया में कमेंट करेंगे और जितना बढ़िया सब्सक्राइब करेंगे, तो संख्या जैसे बढ़ेगी हमारा और मन बेहतर होगा। हम अभी सोच रहे हैं कि बिहार के लिए हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं, बिहार शिक्षक के लिए, क्योंकि आजकल वैकेंसी वहाँ ठीक ठाक चल रही है। तो हम उसके लिए मैथ और रीजनिंग का हिस्सा उसमें 30 क्वेश्चन का है, प्राइमरी मैंने देखा, तो उस पर हम विशेष काम करने जा रहे हैं। और जो लोग भी भर रहे हैं वो फार्म, वो बिल्कुल तैयार रहे कि हमारे लिए 15 दिन मायने रखता है। 15 दिन के अंदर हम इतना कुछ कर सकते हैं कि आपका पेपर सही हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए किसी विद्यार्थी को 45% अंक अर्जित करना आवश्यक है, यदि उसने केवल 50 अंक प्राप्त किया है और 4 अंकों के कारण फेल हो गया। अच्छा, 50 नंबर पाया है, 4 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, यानी 54 नंबर पास हो जाता, और अगर 45% पाता तब भी पास हो जाता। तो हमसे पूछा गया पूर्णांक कितना होगा। भाई, पूर्णांक को अगर हम x मान लें, तो अगर वो x का 45% पाता तो पास हो जाता, और अगर वो 54 नंबर पाता तब भी पास हो जाता, तो बात तो बराबर हो गई। चलो काटा जाए, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 5 से काटो 20, और 20 वहां जाएगा तो गुणा ही करेगा, 20 छक्का 120, यानी वह पूर्णांक कितना रहा होगा? 120। बी विकल्प सही जा रहा आपका। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपया कम प्राप्त होता। अच्छा, पहले 5% दे रहा था छूट, अब 10% देने लगा, अब इनके बीच में 25 रुपए का अंतर आ रहा है। आप बताओ, 5% का अंतर दिख रहा है यहाँ पर, 5% के अंतर पर 25 रुपए का फर्क पड़ रहा है, यानी कोई संख्या ऐसी होगी, एमपी अंकित मूल्य को हम लोग मार्क प्राइस कह सकते हैं, एमपी का 5% बराबर 25 होता है। तो काटो भैया, 5 पचे 25, एमपी कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना हो जाना चाहिए? 500। जरूर मार्क प्राइस 500 रहा होगा। आपका तीसरा विकल्प सही जा रहा है, बहुत अच्छा है ना? आइए अगला प्रश्न देखें,
लिखा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल 1 और 2 है, तो समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस 1 का मान क्या होगा? के मूल बता दो क्या होगा। मूल आप समझ सकते हो, यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनता है, अगर आपको द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी दें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही होता है समीकरण। तो यहाँ पर P लिखा है और दोनों मूल हमारे सामने हैं 1 और 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 हो गया कि नहीं बताओ। यानी अगर हम देखें इस फार्मूले में तो P की वैल्यू क्या आ गई? P की वैल्यू आ गई -3 और Q की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। Q यहाँ पर लिखा है तो 2 हो जाएगी, 1 2 2, 1 गुणा 2 2 ही आ जाएगी। अब P और Q की वैल्यू मिल गई तो आओ इसमें डाल दिया जाए। कह रहा क्यू एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, यहाँ -पी करोगे तो -3 होगा +3 हो जाएगा, +3p + 3x और +1 बराबर 0। अब इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाए, इसका मूल निकाल लेते हैं। तो इसको हम 2x और x में तोड़ पाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और +1 बराबर 0। इन दोनों में हम 2x कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा x + 1 और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, x + 1 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं x + 1 एक ब्रैकेट में 2x + 1 देख रहे हैं तो बराबर 0। तो अब देखो यहाँ x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो x की वैल्यू 1 और -1/2 दोनों माइनस में रहेगा। आपका उत्तर आ चुका है, सी विकल्प सही। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को ये थोड़ा सा भारी लगता है क्योंकि अलजेब्रा पोर्शन हो जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, अलजेब्रा इतना मुश्किल काम नहीं होता है, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो काम हो जाएगा। लिखा x - 2 बहुपद इसका गुणनखंड है तो अन्य गुणनखंड बताओ। भाई अगर ये गुणनखंड है तो इससे भाग देने पर शेष 0 होना चाहिए, तो भाग दे देंगे तो एक भागफल मिल जाएगा, उस भागफल को ब्रेक कर देंगे। आओ देखा जाए, x³ -4x स्क्वायर -3x, ये प्लस है भाई, +4x स्क्वायर और -3x और -18, इसको हम भाग दे रहे हैं x - 2 से। अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले तो x स्क्वायर बार जाएगा, यहाँ बनेगा x³ और -2x स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे तो सिंबल बदलेगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और -3x। तो हम 6 ले जाएंगे, यहाँ 6x ले जाएंगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x। अगर हम सिंबल चेंज करेंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे 9x और -18, तो यहाँ पर +9 ले जाएंगे तो 9x और -18 हम देख रहे हैं ये दोनों कट गए। तो हमारा फैक्टर के रूप में क्या आ गया? x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर प्लस 6x और +9 आ गया। इसी को हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो x + 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो x स्क्वायर प्लस 3x और +9, अगर हम इन दोनों को कॉमन लें x + 3 और यहाँ +3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x + 3, तो x + 3 और x + 3 मिल गया हमको। तो अब क्या हो जाएगा? 0 कहाँ जरूरत नहीं है, तो अब हमारे पास दोनों विकल्प बन गया, यही x + 3। आपका सी विकल्प सही चला जा रहा। देख रहे हैं आप, ये है आसानी से सवाल लगाने को सोचने का तरीका। x y z धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार x y y z का अनुपात दिया हुआ है, तो निम्न में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? और देखा जाए तो हमने यहाँ लिखा x y और z 1:2 का रेशियो है और यहाँ 3:5 का रेशियो है। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये रेशियो बना। हमारे पास समीकरण है 5x - 3y और +z, और वैल्यू रखते हैं। x यहाँ 3 रखेंगे, 3 × 5 = 15 माइनस 6 × 18 और +10, तो ये होगा 10 18 में से -3 और +10 यानी 7 आ गया। बताओ भैया 7 से कौन संख्या कट जाएगी? ये तो नहीं कटेगी, ये तो नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, पक्का यही कटेगी, है ना? तीसरा सी विकल्प सही है, ये 7 से कट रहा है, ये आपका उत्तर बन जाएगा। सवाल को ठीक से 2-3 बार पढ़ करके तब निर्णय लीजिए। देखो यहाँ लिखा है इसका मान बताओ, तो इसका मान पूछा गया। देखो x/y लिखा हुआ है और +y/x लिखा है और बराबर 2 लिखा है। आओ हल करते हैं। आप जानते हो x² + y² xy, x² + y² बराबर 2 लिखा है, यानी x² + y² बराबर 2xy। अगर xy हम उधर ले आए, अंदर ले आए तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर x बराबर y हो गया तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, y की जगह x ही लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है जब बराबर है। तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे एक्स वाई की जगह भी हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर भी 2x स्क्वायर नीचे भी 2x स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा? डी विकल्प आपका सही है, चौथा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 3:4 है, जो इसके कर्ण के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार बनने वाले द्विशंकु का आयतन बताओ। पहले तो हम ये इसकी बात कर लें। ये देखो कह रहे हैं 25 है और भुजाएं 3-4 के अनुपात में, यानी 3x और 4x। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर और बराबर 625, यानी x स्क्वायर बराबर 25, यानी x बराबर 5। अगर x बराबर 5 आ जाएगा तो भुजाएं 15 हो जाएंगी और 5 चौके 20 हो जाएंगी, यानी तीनों भुजाएं हमारे सामने मिल चुकी हैं। अच्छी बात है। अगर तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं तो अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसको हम 15 ले रहे हैं, इसको 20 ले रहे हैं। अब इसको कर्ण के परितः जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पे एक शंकु बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे देखो ये बनेगा। तो अब देखो ये तो हमें 25 पता है, अब हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम h मान लें और यहाँ पे 25 माइनस h मान लें, और ये वैल्यू हमको नहीं पता, इसको r कहते हैं। बस यही r और h मिल जाए हमारा काम हो जाए। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 15 स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, और ऐसे ही 20 स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू बराबर भी r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो इससे हमको h की वैल्यू आ जाएगी। और देखा जाए तो हम लिखेंगे 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर माने कितना होता है? 225 माइनस h स्क्वायर बराबर 400, यानी 20 स्क्वायर माइनस 400 माइनस 25 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें? इसको तो ऐसे रहने दीजिए, 225 माइनस h स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 400 माइनस, इसको खोला जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको खोला जाएगा, ये हो जाएगा 625 प्लस h स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 25 में 50h। अब अगर हम माइनस को सिंबल हटाते हैं तो बनेगा 400 माइनस 625 और माइनस h स्क्वायर और प्लस 50h, और यहाँ पे है 225 और माइनस h स्क्वायर। अब दोनों h स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो आप 625 माइनस का है और 400 प्लस का है, तो यहाँ से माइनस 225 बनेगा, माइनस 225 इधर आएगा, प्लस 225 बनेगा, 225 मिल गया, 450 बन जाएगा, यानी 50h बराबर 450 बन जाएगा। h बराबर हो जाएगा 9। अगर h बराबर 9 यहाँ पे आ गया तो यहाँ h की वैल्यू हो जाएगी 16, क्योंकि 16 9 25 होता है। अब अगर हम h की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? क्योंकि अब ये 9 है हमारे पास और ये 16 है हमारे पास। तो 15 स्क्वायर माने 225 होता है, और 225 में से 9 का स्क्वायर अगर हम घटा दें तो 81 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 144। 144 माने 12, इसकी रेडियस कितनी आ गई? 12। अब हमारा उत्तर आने वाला है ना? कैसे आ जाएगा आप देखो। अब हम क्या करेंगे कि दोनों शंकु का आयतन बताना, तो ऊपर वाले शंकु का आयतन प्लस नीचे वाले शंकु का आयतन, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जगह बना लेते हैं करने के लिए। देखो इधर काम हो ही गया है, चलो देखते हैं। अब अगर हम यहाँ आयतन निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला बनता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने 12 त्रिज्या आ चुकी है, तो 144 इंटू एच माने 9 और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर माने 144 और गुणा 16, यही इतना हल करना है। तो 3 से इसको काटोगे, 3 चौक 12, 3 चौक 48, 48 गुणा 9 8 72 7 और 9 चौक 36 7 43 पाई और प्लस ऐसे ही 3 से इसको काटोगे 48, 48 को 16 से गुणा करो, 16 8 128 12, 16 चौके 64 और 12 76। ठीक,
पाई। अब चलो जोड़ा जाए, 8 और 2 10 हासिल 1, 7 3 10 हासिल 1, 8 4 12। आपका उत्तर आ गया 1200 पाई। कहीं दिख रहा 1250 लिखा? नहीं भाई, ये होना चाहिए 1200 पाई। तो आपका उत्तर आ गया 1200 पाई। अच्छा सवाल है, हालांकि इतना बड़ा सवाल विद्यार्थी के लिए लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन देखो सवाल ही तो है कि नहीं, लगाना तो पड़ता ही है। आओ देखा जाए, लिखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसे 6 समान भागों में बांटा गया, तो वृत्त के चाप की लंबाई बताओ। यानी हमसे ये लंबाई पूछा जा रहा है। बस ये लंबाई कैसे निकलता है, देखो अगर ये पूरा 36 पाई है तो इसका मतलब ये 6 पाई हुआ, 6 भागों में तोड़ा गया, और ये जो थीटा है यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री को 6 भागों में बांटोगे तो ये हो जाएगा 60। अब हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। आर हम लोग निकालने जा रहे हैं, कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा माने 60 बटा 360 और बराबर 6 पाई लिखा हुआ है। तो पाई पाई कट गया और 6 छंग 36 हो गया, ये 6 वहाँ जाएगा 36, आर स्क्वायर बराबर 36 हुआ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 6, त्रिज्या भी मिल गई। अब हमको खाली चाप की लंबाई चाहिए। चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा, आर माने 6, थीटा माने 60 बटा 180। आओ काटा जाए, 6 पाई आर थीटा होता भाई 2 पाई आर थीटा बटा 360, 2 से काट दिया तो पाई आर थीटा बटे 180, तो 6 3 18 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। आपका उत्तर होना चाहिए 2 पाई। कहीं दिख रहा? जी हाँ, चौथा विकल्प आप देखो 2 पाई दिख रहा। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तब समान राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आओ देखा जाए। चक्रवृद्धि ब्याज का पहले फार्मूला देखें, पी है 1 + r बटा 100 और पावर 2 और माइनस पी कर दिया जाए, तब ये बराबर हो जाएगा 340 के। हमको जल्दी से यही निकालना, आर की जगह पे रखना है 12.5, 12.5 माने हुआ 25/2। और देखें पी कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा तो 1 + 25/200 और -1 बराबर 340। 25 8 200 होगा, 8 के 8 9 और यहाँ स्क्वायर तो बना रहेगा, तो 9/8 का स्क्वायर किया जाए तो 81/64 हो जाएगा। फिर से करो पी, अब यहाँ हो जाएगा 81/64 - 1 और बराबर 340। चलो हल करते हैं, 11 में 4 गया 7, 17 आ जाएगा, 17/64। तो पी बराबर हो जाएगा 340 गुणा 64/17, 17 दूना 34, 20 0, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यानी 1280 हमारा मूलधन आ गया। क्या आ गया? मूलधन 1280। अब इन्होंने कहा कि इसी मूलधन का साधारण ब्याज बता दो, तो साधारण ब्याज बताने के लिए मूलधन क्या होता है? PRT/100। ये हुआ 1280 और गुणा आर कितना है 25/2 और समय कितना 2 साल और बटा 100, यही काटना है। 2 2 कट गया, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 320 रुपया। कहीं दिख रहा? 320 रुपया। दूसरा विकल्प आप देखिए, 320 रुपया आपका उत्तर आ गया। तो इस तरह से आप जल्दी से पी निकाल लेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। देखो ये हम जितने सवाल बता रहे हैं इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक क्यों नहीं है? देखो मैं बताऊं, ट्रिक के लिए क्या होता है कि एक ट्रिक आप जान लेंगे और जल्दी से याद भी हो जाएगा। हाँ, क्लास में आइए तब उसके साथ रहते रहते तो हम सवाल को बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट सवाल ही करना है तो हम ट्रिक बता दें और कितना रट ले जाएंगे आप ना, तो रटने से बहुत ठीक नहीं होगा, इसलिए हम पूरी बात लिख रहे हैं। अगला सवाल है कि x + y का 20%, देखो x + y का 20% बराबर है x - y का 50%। तो पूछा जा रहा है x y का अनुपात, तो 100 तो गया और 0 भी काट सकते हैं आप, 2 का गुणा करिए, 2x + 2y बराबर हो जाएगा 5x - 5y। अब अगर 2x मैं इधर ले जाऊं तो 3x और 5y इधर लाऊं तो 7y। अब जरा बताओ अगर हम x/y करें क्या आ जाएगा? 7/3। कहीं दिख रहा? सी विकल्प देखो, 7:3 आपका रेशियो आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है √441, 841 और 3249 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? अच्छा, √441 क्या फार्मूला हो? 400 नहीं भी 841 है, इसका वर्गमूल होता है 29 और √3249 का वर्गमूल बताओ। 5 × 5 = 25, 6 × 36, 5 7 7 49, 57।
इसका वर्गमूल आ गया 57। अब 57 और 29 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कैसे निकाली जाती हैं? देखो 57 माइनस 29 करो और जो आए उसमें फिर एक घटाओ, तो 17 में से 9 गया 8 और ये 28, फिर -1 करो, आपका उत्तर आ गया 27। कितनी संख्याएं? 27। अगर ये पूछा जाता कि 29 से 57 तक कितनी संख्याएं, तब वही 28 में एक जोड़ा जाता, 29 हो जाता। ठीक है, आओ अगला प्रश्न देखते हैं। दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। अच्छा, दो अमेरिकी यही दोनों जा रहे हैं, तो एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, माने इसका बेटा जो भी है उसका पिता ही है। अरे भाई ये दोनों कौन है? पति पत्नी है ना? देखो इनके बेटे का पिता अगर ये है तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है ना? कहाँ है भाई? चौथा विकल्प देखो, पति पत्नी। कितना बढ़िया सवाल है ये ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कूट को पूरा करिए। MTWT, वाओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, FSS कहीं दिख रहा? वाओ, FSS आ रहा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। रीजनिंग के सवाल कुछ तो ऐसे ही है उड़ाने वाले। यदि महीने का चौथा दिन शनिवार है तो इसी महीने के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होता है? 21वां दिन होता है ना? 21वां होता है। आओ देखा जाए, कह रहे चौथा दिन शनिवार है। अगर चौथा दिन शनिवार है तो 11वां दिन भी शनिवार होगा और फिर 18वां दिन भी शनिवार होगा। अब ये रुक जाए, ये शनिवार है, शनिवार शनि लिख देता हूँ, शनिवार। तो 18 के बाद 19 है, 20 है, 21 है। ठीक है, तो शनिवार है, ये रविवार है, ये सोमवार है, ये मंगलवार। भैया मंगलवार दिख रहा है ना? कहाँ है मंगलवार? ये है आपका दूसरा विकल्प, मंगलवार सही। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? आओ समझा जाए। DFH 4 2 6 2 8, 11 2 13 2 15, 18 2 20 2 22, यानी +2 हो रहा है। अच्छी बात। 20 3 23 3 26, अरे यार ये तो 3 3 हो रहा है। TWZ अलग दिख रहा है ना, सब में +2 हो रहा। मैंने कहा इतना अच्छा हो सकता है C-3। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप महसूस करिए कि हमारे पास हर सेट में कम से कम 4-5 सवाल इस पर निर्भर हो रहे हैं और 4-5 सवाल में हम जैसे देख रहे हैं तुरंत उत्तर बन जा रहा है। इसको जरूर याद कर लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए। एक आगे कौन आएगा? 5 से 15 16 16 3 48। देखो भैया तिगुना गुना कुछ हो रहा है क्या? 5 है, 16 है, 51 है, 158 है। अब आगे क्या? तो अगर मैं देखता हूं तो 5 3 15 प्लस 1 बराबर 16 हुआ, फिर 16 3 48, 48 3 51 हुआ ना। अब चलो 51 गुणा 3 प्लस 5 होना चाहिए। 3 1 के 3, 3 5 15, हाँ सही तो है, 158 हो गया। अब हमको क्या 1 3 5 7 होना चाहिए, 58 गुणा 3 प्लस 7, तो 3 8 24, 2 15 से 45, 2 45 और प्लस 7 करो, 7 4 11 1 481। आपका डी विकल्प सही जा रहा, यानी गुणा 3 करके 1 3 5 7 विषम संख्याएं जोड़ रहा है, तो इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में जीजे और क्यूयू के मध्य के संबंध के समान? जीजे का क्या संबंध है? अच्छा, जीजे और क्यूयू, जी माने क्या हुआ 7 और जे माने क्या हुआ 10, यहाँ क्यू माने क्या हुआ 17, यू माने क्या हुआ 21। अच्छा, तो 17 21, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 7 3 10, यहाँ 3 जोड़ रहा, वहाँ 4 जोड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं जोड़ रहा, बी और सी तो बगल बगल है, ए और बी बगल बगल है, ए और डी देखो 3 जोड़ रहा और 19 और 3 22 नहीं हो रहा। डी में 4 4 3 7, ए और डी एक में 4 3 जोड़ रहा, ठीक है 19। और ये डब्ल्यू क्या है भैया, अगर 19 में 4 मिला तो 23 मिल गया, ये मिल गया भैया। देखो ए और डी में 3 जोड़ा है और यहाँ पर देखो 4 जोड़ा, 3 और 4 जोड़ दिया। ये देखो यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ पर भी देखो 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। ये तभी आ पाएगा जब A पार 1 B पार 2 खूब अच्छे से आपको याद है।
कह रहा सभी कभी आलसी होते हैं। अच्छा, कोई कभी आलसी नहीं होता। दोनों अलग अलग बातें हैं यार। सर ए सत्य हो सकता है, बी असत्य हो सकता है, ए असत्य हो सकता है, बी, ए और बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं, ए और बी दोनों कथन सत्य हो सकते हैं, ये दोनों असत्य हो सकते हैं। ये क्या तरीका? ए सत्य हो सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी बात लिखी गई है ना, तो अब दोनों एक साथ सही हो नहीं सकता। तो ये हो सकता कि ए और बी दोनों सत्य हो सकते हैं, ए और बी दोनों सत्य पॉजिटिव निगेटिव की बात आए आप लोग चेक कर दीजिएगा, तो पॉजिटिव पर ज़्यादा सोचा जाता है। आओ, यहाँ कहा जा रहा है कि अलग कौन है। अच्छा, अभी तो 3 ही डायग्राम दिख रहा है, एक डायग्राम तो और होना चाहिए था। ये कोई अपने मन से बना दे, कोई अपने मन से बना देते, एक डायग्राम अपने मन से बना देते हैं। कह रहा कि इनसे भिन्न कौन है सबसे, तो हम देखेंगे तो तीसरा डायग्राम हमें भिन्न दिख रहा। कैसे? पंचभुज के अंदर भी पंचभुज बनाया है, सर्किल के अंदर भी सर्किल बनाया है, और यहाँ देखो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ देखो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना दिया। ये गलत हो रहा है ना, यही अलग हो रहा। कह रहा सबसे भिन्न कौन है, तो सबसे भिन्न यही। अगला प्रश्न है कि कोई नायक कायर नहीं है और कुछ सैनिक कायर है। अच्छा, कोई नायक कायर नहीं है, कुछ सैनिक कायर है, ये सैनिक हो गए, सैनिक, और ये कायर हो गए। और कोई नायक कायर नहीं है, नायक कहाँ है नहीं मालूम, नायक यहाँ हो सकता है, नायक और कहीं भी हो सकता है, बस कायर नहीं हो सकता। कह रहा कोई सैनिक कायर नहीं है, गलत बात है, कुछ सैनिक तो दिख रहे, सभी सैनिक नायक हैं। कुछ सैनिक नायक नहीं है, हाँ, कुछ सैनिक नायक हैं, हाँ ये तो सही, कुछ सैनिक नायक हैं, कोई नायक कायर नहीं है, ठीक है। कुछ सैनिक नायक हैं, ये पॉजिटिव है, देखो भैया, कुछ सैनिक नायक हैं, ये बन रहा संबंध आपका। कुछ सैनिक नायक नहीं है, ये भी सही बन रहा, लेकिन कुछ सैनिक नायक हैं, ये बन रहा। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव ज़्यादा सोचना चाहिए इंसान को, नेगेटिव तो दुनिया भरी पड़ी है। कमला रवि की पत्नी नहीं है। अच्छा, कह रहा कथनों में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखें, कमला रवि की पत्नी नहीं है और प्रेमलता रवि की माता है। अच्छा, प्रेमलता रवि की माता, रवि की माँ है ये, ओके। और सीता प्रेमलता की इकलौती बहू है, सीता प्रेमलता की इकलौती बहू है, सीता प्रेमलता की इकलौती अगर बहू है तो ये दोनों पति पत्नी बन गए कि नहीं बन गए। अच्छा, फिर क्या लिखा, कमला रवि की पत्नी नहीं है। कमला रवि की पत्नी कैसे हो जाएगी जब सीता है, और प्रेमलता रवि की माता, और सीता प्रेमलता की इकलौती बहू है। क्या है, कमला सीता की बहन है, नहीं, कमला प्रेमलता की बहू है, गलत है। सीता रवि की पत्नी, ये ज़्यादा सही है ना। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव सोचो कि सीता रवि की पत्नी, ये सच, बात खत्म, और क्या सोचना है कि नहीं। सीता साफ साफ दिख रहा, सीता रवि की पत्नी है, कहानी खत्म। अब क्या है, प्लस माइनस का सिंबल है, देखो भैया, कह रहे प्लस का अर्थ गुणा, तो हम पहले लिखते हैं 4, यहाँ डिवीजन का सिंबल है, तो देखा जाए कि भाग का अर्थ, भाग का अर्थ 8, फिर माइनस बना हुआ है, माइनस का अर्थ भाग, चलो भाग 2, अब फिर गुणा देना होगा, गुणा का अर्थ माइनस, तो -2, प्लस का अर्थ क्या दिया, प्लस का अर्थ गुणा, यानी गुणा, इसी को हल करना। आओ, सिंबल देख देख करके लिख दिया, तो सब ये हो गया 4 + 4 - 2, अब गुणा 4 फिर कर लेना चाहिए, 4 दूनी 8 कर देना चाहिए, तो 4 4 8 - 8, कहाँ गया 0 यार, ये देखो, देख रहे हो, ये भी 4 4 8 हो गया, 4 दूनी 8, ये भी हो गया, 8 8 में घटा दो, 0 उत्तर आपका, ओके। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न पर क्या आएगा। √x, देखो √x बटा 19 और बराबर 4 दिया, तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 19 के 76, तो x बराबर क्या हो जाएगा, केवल x बराबर हो जाएगा 76 का स्क्वायर करो, तो 6 6 36, 3 और 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 3 87, 8 और 7 7 49 और 8, 49 में 8 मिला दो तो 57,
5776 कहीं है, ये आपका उत्तर आ गया, तीसरा आला सी। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, लिखा है पैन को 31 लिखा गया, पार को 35 लिखा गया, तो पैट को क्या लिखा जाएगा? पैन चलो चेक कर लें, कह रहा पैन को 31 लिखा गया, प्लस 20, तो 20 में 17 में लाओगे 37 आएगा। तो हम लगे हुए हैं, एक एक सवाल आप तक पहुंचाएंगे। आपका जो काम है वो यही है कि आप इसको खुद देखिए और कुछ मित्रों तक भेजिए, जिससे हमारी भी पहुंच जाए। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।